हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसके विस्तार और भूमिका के बारे में, और आज के वीडियो में हम आगे देखेंगे इनके शासकों का क्रम और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम मौर्यकालीन शासकों का क्रम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो सर्वप्रथम शासक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इसका संस्थापक शासक भी कहलाता है। उसके बाद है बिंदुसार, फिर अशोक महान, फिर कुणाल, फिर संप्रति, फिर दशरथ और फिर अंतिम वैदृत। उसके बाद मौर्यकाल की समाप्ति हो गई। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्तों, हम जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के हमें अनेक नाम देखने को मिलते हैं जो कि यूनानी लेखकों ने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक को दिए हैं, जैसे कि स्ट्रेबो एलियन और जस्टिन। ये दोनों एक ही नाम है, स्ट्रेबो एलियन और जस्टिन। इन दोनों के द्वारा सेंड्रोकोट्स बोला गया है। ऐसे एपियन और प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोट्स और फिलाकर्स के द्वारा सेंट्रोकोट्स। इन दोनों नामों में दोस्तों साम्यता देखने को मिलती है, बट द और ट का फर्क है। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये तीनों नाम हैं, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंट्रोकोट्स, इन तीनों नामों को जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्हीं से संबंध है। यह सबसे पहले जो कि सर विलियम जोन्स थे उन्होंने साबित किया। उन्होंने बोला कि जो ये यूनानी नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के हो सकते हैं, क्योंकि ये समकालीन है और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा ऐसा कोई राज्य जो शासक नहीं हुआ था जिसको इतने महान नाम दिए जा सके यूनानी ग्रंथों में। तो उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके बारे में हमें महावंश और दीपवंश इनमें देखने को मिलता है, जैसे जो कि बौद्ध ग्रंथ है महावंश और दीपवंश, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो शाक्यों की मौर्य शाखा का शत्रु बताया गया है। दीपवंश और महावंश जो कि बौद्ध ग्रंथ है इनमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमें अनेक जानकारियाँ देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे। इसके बारे में भी दोस्तों अनेक मतभेद और विचारधाराएं देखने को मिलती है, जैसे कि जो ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस है इसमें इन्हें शूद्र बताया गया है। जो संपूर्ण ब्राह्मण साहित्य हम जिसे बोल सकते हैं वो और मुद्रा राक्षस दोनों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। वैसे बौद्ध एवं जैन साहित्य इसमें इन्हें अभिजात वर्ग अर्थात क्षत्रिय जिसे बोल सकते हैं वो बताया गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र है उस पुस्तक में इन्हें कुलीन या उच्च कोटि का बताया गया है। अब इसी में हम आगे देखें तो जो स्पूनर है दोस्तों, स्पूनर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक बताया गया है। वैसे ही रोमिला थापर ने इन्हें वैश्य बताया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के प्रश्न पर हमें अनेकों विचारधाराएं देखने को मिलती है। शूद्र इन्हें अभिजात या क्षत्रिय वर्ग का, कुलीन वर्ग का, पारसिक, वैश्य, अनेक प्रकार का सबने अपने अपने मत रखे हैं और अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की है। जो चंद्रगुप्त है दोस्तों वह भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। हम जब इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपने गुरु और मंत्री विष्णुगुप्त, जिसे इतिहास में चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इनकी सहायता से मगध का जो नंदवंशीय राजा था घनानंद, उसको सिंहासन से हटाकर मगध राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया था। उसने भारत को यूनानी शक्तियों से मुक्त कराया था। इस घटना की पुष्टि हमें मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर, इसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर आमने सामने थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की तो जीत होती है और सेल्यूकस निकेटर की पराजय होती है। पराजय के बदले में जो सेल्यूकस निकेटर है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में एक संधि वार्ता करता है और उस संधि में उसे कुछ जो क्षेत्र है वह प्रदान करता है और बदले में अपनी बेटी पुत्री है जो उसकी हेलेना, उसका विवाह करता है। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है और सेल्यूकस की जो बेटी है हेलेना, इन दोनों का विवाह किया जाता है, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहा जा सकता है। इसमें कोई मतभेद नहीं है।
तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये संधि वार्ता होती है तो इसमें जो सेल्यूकस निकेटर है एक राजदूत अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने रह सके। तो जो सेल्यूकस निकेटर है उसका राजदूत होता है, उसका नाम होता है मेगास्थनीज। वह राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कुछ वर्षों तक रहता है और जब वह यहाँ की संस्कृति से रूबरू होता है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, जो यहाँ का राज्य संचालन है, उन सब के ऊपर वह अपनी एक पुस्तक लिखता है जिसे वह इंडिका नाम प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, इसका कार्यकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक चलता है। तो हम इसी क्रम में देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में आधिकारिक रूप से किया जाता है। जो नंदवंश है इसके शासक घनानंद को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। इस बात से हम सभी पहले से परिचित हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके गुरु थे चाणक्य, और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। दोस्तों नाम अर्थशास्त्र है किंतु ये पुस्तक एक राजनीतिक पुस्तक थी। इसका जो विषय था वह राजनीति थी, तो इस संबंध में आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की जो असमय मृत्यु हो गई थी उससे चारों तरफ एक अव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई थी और इस अव्यवस्था का सबसे ज़्यादा लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया था और उसने सिंधु नदी और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र था दोस्तों, उस पर भी कब्जा कर लिया था। इस प्रकार मौर्यों का नियंत्रण सबसे पहले उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पे हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसमें हम देखते हैं कि काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर और गंगा यमुना का मैदान। जो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण में मैसूर का विशाल भूभाग इसके साम्राज्य के अंतर्गत आता है। जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य वह भारतवर्ष का ऐसा प्रथम शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था। इन सभी बातों से हम अनजान नहीं है क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में देखी है और आप सभी को यह थोड़ा बहुत पता है पहले से। जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था दोस्तों हिंदुकुश से लेके एरियाना जिसे हेरात भी बोला जाता है और आर्कोसिया, उस वक्त का आर्कोसिया नाम जिसे वर्तमान में कंधार बोला जाता है, और जेड्रोसिया सम्मिलित थे। दोस्तों ये तीनों इस जो साम्राज्य में तीनों स्थान थे जैसे एरियाना, आर्कोसिया और जेड्रोसिया, जैसे हम हेरात, कंधार और जेड्रोसिया बोल सकते हैं। ये तीनों सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को संधि के बदले में दिए थे। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका वर्णन हमें 2 तमिल ग्रंथों में देखने को मिलता है जिनका नाम है अहनानुरु और मुन्नानुरु। तो इस प्रकार हमें वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि ये एक ऐसा शासक था जिसकी दक्षिण में भी पहुँच थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम भारतवर्ष का शासक जिसने दक्षिण में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब हम देखते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वह चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की राजधानी थी। दोस्तों जैन परंपराओं के अनुसार यदि देखा जाए तो उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ना जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार वह जैन हो गया था। उसने भद्रबाहु नामक एक जैन भिक्षुक से जो है वो शिष्यता ग्रहण की थी और अब इन्हीं के साथ में वो भद्रबाहु के साथ में ही श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में नामक जगह है वहाँ पे चले गए और सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों सलेखना पद्धति में ये होता है कि जल और अन्न त्याग दिया जाता है, उसके पश्चात शरीर दिन ब दिन अपनी क्षमता खोता जाता है, क्षीण हो जाता है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त है उनके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था। इसके पश्चात वे उसने राजपाट छोड़ दिया था, अपने पुत्र को सौंप दिया था जो कि बिंदुसार था और फिर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में तपस्या करने चले गए। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो चंद्रगिरी नामक पर्वत है उस पर एक मंदिर है चंद्रगुप्त वस्ती नाम से, उसमें इन्होंने सलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्यागे थे। सन 298 ईसा पूर्व में प्राण त्यागे थे। यह जैनाचार्य भद्रबाहु के
जो आगमन है उसका स्मरण दिलाने वाला स्थान है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगिरी पर्वत पर एक गुफा है जिसे भद्रबाहु स्वामी की गुफा के नाम से जाना जाता है, और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें आज भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इस प्रकार जो दोस्तों रुद्रदामन था शासक, जिसे ये बोला जाता है कि जो शक क्षत्रप रुद्रदामन था, उसका एक अभिलेख था जूनागढ़, जो कि जूनागढ़ जिले में था। ये इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों, इस अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि जो सौराष्ट्र क्षेत्र है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पुष्यगुप्त है, पुष्यगुप्त, इस पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया था और इसने इस क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों सुदर्शन झील है, इसका निर्माण वहाँ के कृषकों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए किया गया था। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना, जैसे कि 322 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक किया गया, नंदवंश घनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश स्थापित किया था, गुरु चाणक्य थे जिन्हें हम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं, पुस्तक थी अर्थशास्त्र, एक तक्षशिला में शिक्षक थे, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ, सेल्यूकस को पराजित किया, बदले में हेलेना से विवाह किया जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। फिर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मैगस्थनीज भारत रहा, पुस्तक लिखी इंडिका, और भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में संलेखना पद्धति से अर्थात उपवास बोल सकते हैं जिसमें जल और अन्न दोनों त्याग दिए जाते हैं, इसके द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तमिल ग्रंथों में इनका वर्णन देखने को मिलता है। जो एहनानुरू और मुन्नानुरू है साम्राज्य विस्तार में हम देखते हैं कि काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर, गंगा यमुना का मैदान, ये सभी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। इस प्रकार दोस्तों जो आपका ज्ञान है उसको गति देने की हमने कोशिश की है। प्रयास रहेगा कि आगे भी ऐसा ही करते रहें, और आशा है कि आप सभी का साथ बने रहेगा। धन्यवाद।